ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार की विशेष बातचीत। नमस्कार। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं, जिनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में मोटे अनाज को पौष्टिक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत देश के पोषण मिशन अभियान में भी इसे शामिल किया गया है। भारत मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक देश है। इसकी फसल में कंगनी, कुटकी, कोंदो, कंगोरा, ज्वार, बाजरा, रागी और ब्राउन टॉप आदि शामिल हैं। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। देश के अधिकांश राज्यों में मोटे अनाज की एक या उससे अधिक फसल की प्रजातियां उगाई जाती हैं। भारत कई देशों को मोटे अनाज का निर्यात करता है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन तथा अमेरिका आदि शामिल हैं। मोटे अनाजों में भारत सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, कनेरी, ज्वार और कुट्टू को एक्सपोर्ट करता है। जहां तक सेहत की बात है तो सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचाते मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। धान की तुलना में मोटे अनाज की खेती में पानी की खपत कम होती है। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे अन्य रसायनों की आवश्यकता कम पड़ती है। इस तरह की खेती पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में मोटे अनाज में कई गुना अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है। मोटा अनाज की फसल खराब होने की स्थिति में भी ये बेकार नहीं जाता, बल्कि ये पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मंत्री जी, देश की पोषण आवश्यकताओं के साथ साथ आर्थिक मुद्दे पर इसके असर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को उत्सवी रूप में मनाने के लिए भारत में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। भारत सरकार का कृषि विभाग भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलकर मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कर रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस कंट्री है। कृषि उत्पाद की दृष्टि से भी दुनिया में हम अग्रणी हैं। लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे खाने की थाली में पोषकता का अभाव न हो। और जब हम इस दृष्टि से थाली पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि मिलेट्स का स्थान थाली में कम हो गया है। मिलेट्स का जो सम्मान थाली में होना चाहिए उसका अभाव है। और मोटा अनाज पोषकता से भरपूर है। एक समय था जब मोटे अनाज की बहुतायत हमारे देश में थी, लेकिन गेहूं और चावल आने के बाद थोड़ा ये उपेक्षा का शिकार हुआ। यद्यपि आज भी दुनिया में भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मिलेट्स में विशेष रूप से खास चीज ये है कि ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इसमें लागत भी कम आती है। छोटा किसान भी इस पर काम कर सकता है और कम पानी में और बिना फर्टिलाइजर के भी इसकी खेती की जा सकती है। तो इसमें लागत भी कम आती है और किसान को मुनाफा भी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और इसलिए पूरे दुनिया में आज पोषक तत्व खाने में रहें, इस बात की चर्चा जोर शोर से चलती रहती है और अनेक मंचों पर इसका ध्यान रखा जाता है। और जलवायु परिवर्तन के दौर में तो ये और आवश्यक सा हो गया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस चिंता को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखा। हम लोगों ने भी वर्ष 2018 में काफी कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपनाया है। 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर धूमधाम के साथ 2023 मनाया जाएगा। अभी हम सब लोग कुछ दिन पहले मिलेट्स के किसानों के साथ बैठे थे
उनसे विचार विमर्श किया, उनका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, मिलेट्स की प्रोसेसिंग बढ़े, इसके लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना और मिलेट्स से सिर्फ रोटी नहीं बने, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, इनके सब अन्य उत्पाद भी बन सकते हैं। अब जो है रागी का डोसा बन सकता है, इडली बन सकती है, बाजरा के लड्डू बन सकते हैं, बाजरा के बिस्किट्स बन सकते हैं, मिलेट्स की टॉफी बन सकती है। हमारा आईसीआर का केंद्र है जोधपुर में काजरी, उन लोगों ने बहुत अच्छी टॉफी बनाई है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लगभग 100 देशों के एम्बेसडर को बुलाया था और उनको मिलेट्स का भोजन कराया। वो इस प्रचार प्रसार में अग्रणी रहे और इसमें भारत के साथ शामिल हों, ये भी हमने प्रयास किया। और विशेष रूप से अगर इसके आर्थिक पक्ष को हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि मिलेट्स का जितना प्रयोग बढ़ेगा उतनी ही मिलेट्स की प्रोसेसिंग बढ़ेगी। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न भी हम लोग कर रहे हैं और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा और दुनिया के बाजार में भी हमारा मिलेट्स उपयोगी होगा और मिलेट्स से बने जो पदार्थ हैं उनको मार्केट मिलेगा। इसका फायदा हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स को भी होगा, इंडस्ट्री को भी होगा और अंततोगत्ता ये फायदा किसानों को होगा। तो आर्थिक पक्ष भी इससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में मजबूत होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारतीय किसानों के लिए आर्थिक तौर पर एक बहुत ही सहायक योजना के रूप में उभरकर सामने आई है और इसके सकारात्मक परिणाम भी हम देख रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किसानों की आय बढ़ाने में बीते समय में योजना किस तरह से मददगार रही है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान का हो उत्थान, इसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या किसानों की है और देश की बड़ी आबादी किसानी पर आजीविका के लिए भी निर्भर करती है। हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं। छोटे किसान की ताकत बढ़ाए बिना, उसका आर्थिक मजबूत पक्ष किए बिना हम आगे कृषि में बढ़ पाएं, ये मुमकिन नहीं है। और इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि देश में किसी ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मांग नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा कि जब मैं किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसानों को आह्वान कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में मुझको भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पहली बार देश के किसान के सम्मान में किसान सम्मान निधि योजना का सृजन किया और इस योजना के अंतर्गत साल में 3 बार 2-2 हजार की किस्त के रूप में एक वर्ष में 6,000 रुपया किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। ये 6,000 रुपया छोटे किसान को बहुत ही मददगार होता है। अगर उसको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है तो साहूकार के पास जो जाता था उसका ब्याज भी वो देता था, तो उससे भी उसको मुक्ति मिली है। और इस योजना से छोटे किसान को एक बड़ा सहारा मिला है। और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ योजना ही नहीं बनाई, ये भी सुनिश्चित किया कि इस योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को पूरा का पूरा उस तक पहुंचे। और इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, डीबीटी का रास्ता अपनाया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इन वर्षों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11.5 करोड़ किसानों को अब तक 2,16,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि उनके खातों में जमा की जा चुकी है। पारदर्शिता का एक बड़ा उदाहरण है। आपको ध्यान है कि एक कालखंड था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव जाते जाते वो 15 रह जाते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं कि हम एक किसान को 6,000 रुपया वार्षिक भेजते हैं, वो 6 का 6,000 रुपया उसके खाते में पहुंचता है। 1 रुपए की भी कोई अमानत व खयानत नहीं कर सकता। ये इस योजना का बड़ा लाभ छोटे किसानों को मिला है। किसान उत्पादक संगठन जिन्हें हम एफपीओ भी बोलते हैं, अब चूंकि
इनसे किसानों को आपसी सहयोग के चलते फसलों की खरीद और बिक्री करने में आसानी होती है। तो इस तरह की योजना का आप भारत में किस तरह का भविष्य देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हमारे देश में 86% किसान छोटे किसान हैं। अब जो छोटा किसान होता है उसकी अपनी भी बहुत आर्थिक हैसियत नहीं होती और दूसरे जो बड़े लोग हैं वो भी उस किसान तक निवेश करने के लिए नहीं पहुंचते। कुल मिला के किसानी का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें निजी निवेश का पहुंचना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए किसानी के क्षेत्र में रास्ते बंद थे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की है कि छोटे छोटे किसान अगर 300 या उससे अधिक संख्या में इकट्ठा होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक एफपीओ बनेगा और ये एफपीओ के माध्यम से किसान उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो सकता है। 300 किसान अगर मिलकर काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके उत्पादन में एक रूपता आएगी। वो सब मिलकर किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकते हैं। एक ही प्रकार का बीज खरीदेंगे, एक ही प्रकार का फर्टिलाइजर खरीदेंगे, एक ही प्रकार का पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब 300 किसान मिलकर आदान को खरीदेंगे तो उनको सस्ता भी मिलेगा, इससे उनकी लागत भी कम होगी और जब वो अपना खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग अपने उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे किसान पढ़े लिखे भी होंगे, बहुत सारे किसान उन्नत किस्म के भी होंगे, बहुत सारे किसान छोटे भी होंगे। तो सब एक दूसरे से सीखेंगे और सीबीओ उनकी मदद के लिए तैनात केंद्र सरकार ने किया है और इससे किसानों की सामूहिक ताकत बढ़ेगी और उनका जो उत्पादन का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। जैसे मान लो किसी किसान के पास 5 बीघा खेती है और ऐसे 5 बीघा वाले 300 किसान इकट्ठा होते हैं तो उनकी खेती का रकबा हो जाता है 1500 बीघा। मान लो एक किसान अकेले खेती करता था तो वो 5 कुंटल खाद्यान्न का उत्पादन करता था। अब जब 300 मिलकर करेंगे 1500 बीघा में तो निश्चित रूप से उत्पादन का वॉल्यूम बढ़ेगा, एक ही प्रकार की क्वालिटी होगी, एक ही प्रकार का क्लस्टर होगा जिसको वो किसी वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं अपना एफपीओ। तो लोगों को मालूम रहेगा यहाँ किस प्रकार का उत्पादन है, फर्टिलाइजर कम डल रहा है, ज्यादा डल रहा है, या ये ऑर्गेनिक वाला क्षेत्र है या ये नेचुरल फार्मिंग वाला क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होगी। तो अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के एक तो अच्छे दाम उनको मिलेंगे, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। वो 300 लोग मिलकर ये भी कर सकते हैं कि भाई अभी भाव सस्ता चल रहा है तो हम इसको 2 महीने बाद बेचें, तो इतना बड़ा उत्पादन होगा उसको किसी वेयर हाउस में भी वो रख के 2 महीने तक रोक सकते हैं। और इस परियोजना से निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आने वाले कल में आने वाला है। एफपीओ को हम लोगों ने ये भी सुविधा दी है कि वो अपने उत्पादन का प्रोसेसिंग कर सकता है, लेबलिंग ब्रांडिंग कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। तो निश्चित रूप से अगर एक एफपीओ जो किसानों का है वो अपने उत्पादन का अगर प्रोसेसिंग करता है तो निश्चित रूप से उस एफपीओ से जुड़े हुए किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और इस पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है और अभी तक 10,000 एफपीओ में से लगभग 4,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हो गए हैं और उन पर बहुत तेजी के साथ देश भर में काम चल रहा है और एफपीओ के माध्यम से वो अन्य काम भी कर सकते हैं। जी मंत्री जी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसके तहत कृषि से संबंधित हर चीज को खेतों तक ले जाने की सरकार की योजना है। और चूंकि इसका मेन फोकस फसल की कटाई के बाद प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण और प्रबंधन से है, तो किसानों को किस तरह से इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, एक समय था जब देश के जीडीपी में कृषि का योगदान 50% था। धीरे धीरे ये योगदान घटता गया, बाकी जो क्षेत्र हैं उनका योगदान बढ़ता गया। उसका मूल कारण ये था कि उन सब क्षेत्रों में बार बार रिफॉर्म होते रहे, बार बार बदलाव होते रहे, नई नई टेक्नोलॉजी उन क्षेत्रों में आती रही और उन क्षेत्रों में बैंक्स का और निजी दोनों प्रकार के बड़ी मात्रा में निवेश हुए, तो वो क्षेत्र आगे बढ़ गए।
कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश का भी अभाव रहा और बैंक के निवेश का भी अभाव रहा। और इस कारण अगर आप देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में जो फसल के उपरांत नुकसान से बचाने वाली अधोसंरचना होनी चाहिए उसका अभाव है, या हम ये कह सकते हैं कि किसान अपनी फसल को ज्यादा दिन तक रोकना चाहे तो रोक सके, इसके लिए भी अधोसंरचना का अभाव है। और किसान अगर अन्य प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल फसल के उपरांत अपने उत्पादन का अधिक दाम लेने के लिए कोशिश करे तो इस प्रकार की संरचनाओं का भी अभाव है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया खेती के क्षेत्र में। इसी प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपया, मछली पालन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया, ऐसे लगभग कृषि और उससे संबंध जो कामकाज है उनके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो। और जो अधोसंरचना के गैप्स हैं या जो दूरियां हैं उनको कम करके हम गांव के पैक्स तक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा सकें, इसके लिए ये योजना प्रारंभ की है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी साल भर ही हुआ है इस योजना पर काम करते हुए और अभी तक 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बैंक्स ने मंजूर कर दिए हैं जिन पर काम चल रहा है। और ये अधोसंरचना लोगों को मिल जाएगी। गांव में व्यक्ति को वेयर हाउस मिल जाए, गांव में उसको कोल्ड स्टोरेज मिल जाए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीनें मिल जाएं, अन्य प्रकार के जो उपकरणों की उसको आवश्यकता है वो अगर उसको गांव में ही उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से उसका बड़ा फायदा होगा। इसलिए ये एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड आने वाले कल में खेती के सामने जो फसल के उपरांत नुकसान की चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करने में निश्चित रूप से सफल होगा और इसका फायदा किसान को मिलेगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी। यदि हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात करें तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल तकनीक के रूप में ये एक क्रांति की तरह है, तो देश में कृषि के विकास और उन्नत खेती में इसके योगदान के बारे में हमें बताएं। आज तकनीक का युग है और तकनीक के युग में अगर कृषि बिना तकनीक के रहे तो ये कृषि के क्षेत्र के साथ न्याय नहीं होगा। अभी भी अगर हम देखते हैं बिना टेक्नोलॉजी के मैनुअली लोग जाकर जो फसल होती है उसका आकलन करते हैं। बाढ़ या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो फसल को नुकसान होता है तो मैनुअली जाकर पटवारी इत्यादि जो सरकार की एजेंसियां हैं वो जाकर उस फसल का नुकसान का मूल्यांकन करती हैं, तो बहुत तकलीफ आती है। आज बाढ़ है तो फसल खराब हो गई तो व्यक्ति जब तक बाढ़ उतर नहीं जाती और स्थिति धरती पर चलने लायक नहीं हो पाती, खेत तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक उसका मूल्यांकन नहीं होता। इसमें कई दिन बीत जाते हैं और जब व्यक्ति के द्वारा मूल्यांकन होता है तो अनेक प्रकार के प्रश्न भी खड़े रहते हैं। फिर किसान को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक किसान को लोन चाहिए तो जब किसान लोन लेने के लिए बैंक में जाता है तो बैंक वाले उसको उस जिले में काम करने वाली 50 बैंकों का नो ड्यूज फॉर्म पकड़ा देते हैं। वो महीनों तक घूमता रहता नो ड्यूज कराने के लिए, क्योंकि बैंक तो फुर्सत के समय में नो ड्यूज की स्थिति क्लियर करने की स्थिति में आ पाती है। तो किसान बेचारा चक्कर लगाता रहता है, उसको लोन चाहे पात्र है तो भी नहीं मिल पाता है। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने देश भर में डिजिटल के लिए आह्वान किया है और हमने इकोनॉमी को भी डिजिटल बनाया है। आज अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी देखें तो भारत दुनिया में सबसे आगे और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से निश्चित रूप से काम करना भी सुगम हुआ है, सरल हुआ है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आया है, पात्र व्यक्तियों तक ये सेवाएं पहुंचने लगी हैं और इसलिए कृषि के क्षेत्र में भी अगर डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो इसका बहुत फायदा किसान को भी मिलेगा और सरकार की योजनाओं का भी लाभ उसे मिल सके, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट में एक एग्री स्टैक बना रहे हैं और इस एग्री स्टैक में किसान का खेत होगा, उसका सर्वे क्रमांक होगा, किसान का नाम होगा, उसका आधार कार्ड नंबर होगा और उसका जो खेत का बाउंड्री है उसका जियो टैगिंग भी उस प्लेटफॉर्म में होगा।
इससे बैंक भी जुड़े रहेंगे, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी इससे जुड़े रहेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है, अभी इसरो के साथ मिलकर हम लोग एक कृषि DSS बना रहे हैं जिससे कि सैटेलाइट से हम सर्वे कर पाएंगे और ये सैटेलाइट ऐसा होगा जो हर खेत पर 15 दिन में एक बार पहुंचेगा। तो मतलब जो ग्राउंड की रियलिटी है वो हर 15 दिन में केंद्र सरकार के पास होगी। तो निश्चित रूप से व्यक्तियों के द्वारा जो आकलन किया जाता है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, तो एक तो ये जल्दी होगा और दूसरा क्या है कि सही होगा। नहीं तो अभी फसल का आकलन करते हैं तो कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, तो जो मैपिंग करने की जरूरत है वो मैपिंग नहीं हो पाती है। और से बैंक है, बैंक में किसान जाएगा और बैंक अगर एग्री स्टैक से जुड़ा हुआ है तो मैंने बोला मैं नरेंद्र सिंह तोमर हूं, मुझको लोन चाहिए, तो बैंक वाला अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म मुझे नहीं देगा। इसके बनने के बाद वो सीधा मेरा आधार कार्ड डालकर देखेगा और मेरे पर अगर किसी भी प्रकार का लोन नहीं है तो वो फॉर्म दे देगा कि भाई आप कार्रवाई करो, मेरा प्रोजेक्ट वाइबल होगा तो बैंक उसे मंजूर करेगी। तो निश्चित रूप से बैंक से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। और जमीन की खरीद फरोख्त भी होती है तो उसमें भी अगर बैंक का लोन है तो कोई किसी को अंधेरे में नहीं रख सकता, वो सीधा का सीधा डिजिटली होगा तो उसका फायदा मिलेगा। और फसल का जो आकलन है वो आकलन भी हम सैटेलाइट के माध्यम से कर सकेंगे और ये पूरा का पूरा जैसे डीबीटी के माध्यम से सम्मान निधि सबके पास पहुंच रही है, इसी प्रकार से फसल का आकलन भी सही होगा। और अगर प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल का नुकसान हुआ है तो फिर कोई भी हेराफेरी नहीं कर पाएगा। कम समय में ज्यादा अच्छा और सटीक आकलन करने में केंद्र सरकार सफल होगी तो फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं का लाभ हर किसान को उसकी पात्रता के अनुसार पहुंच सकेगा, मिल सकेगा। ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काफी जोर दिया जा रहा है और ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल वाले खेत में महज कुछ ही मिनटों में कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव भी किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी। तो मंत्री जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत बीते 8 वर्ष में खेती के कार्य में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बहुत आगे बढ़ चुका है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी उतनी आवश्यक है जितना मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए जब बल दिया तो निश्चित रूप से चौतरफा प्रयत्न भी किए कि वो टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ेंगे। जहां तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का मामला है, पहले एक समय था जब हम लोगों को अगर ड्रोन का उपयोग करना है तो बहुत सारी अनुमतियां लेनी पड़ती थी। प्राय काफी मुश्किल काम था और संभव भी नहीं हो पाता था। मुझे ध्यान है, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब बना तो उस समय टिड्डी का प्रकोप आया था और टिड्डी के प्रकोप काफी दिन बाद आया था और उस समय हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि ड्रोन का अगर इस्तेमाल हम कर सकें तो टिड्डी को और जल्दी नियंत्रण किया जा सकता है। और उस समय ड्रोन के लिए काफी तकलीफ आई थी कि ड्रोन का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया इस पर काम करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी सर्वे ऑफ इंडिया को भी अनेक प्रकार की अनुमतियां लगती थी। जब मैं पंचायत मंत्री था तो हम लोगों ने स्वामित्व योजना लागू की थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का कोई मालिकाना हक उनके पास नहीं होता है, तो पंचायत डिपार्टमेंट के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी से हर गांव का सर्वे किया और जिसका मकान वहां बना हुआ है उसकी नाप तोल करके उस मकान का मालिकाना हक राज्य सरकारों के साथ उसे मिला। अब उसकी प्रॉपर्टी भी रजिस्टर्ड हो गई है, प्रॉपर्टी की कीमत का भी आकलन हो गया है। अब गांव की प्रॉपर्टी को भी लोग बैंक में गिरवी रखकर लोन इत्यादि ले सकते हैं, जो पहले शहर की प्रॉपर्टी पर ही होता था, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के नाम पर होती थी, गांव की प्रॉपर्टी उसकी होने के बावजूद भी उसके नाम पर नहीं होती थी। तो सर्वे ऑफ इंडिया को भी ड्रोन का उपयोग करने में काफी अनुमतियां उस समय लगती थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने इन दोनों चीजों के अनुभवों को ध्यान में रखा और कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग हो, इसके लिए ड्रोन पॉलिसी तो सभी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने बनाई है, लेकिन उनके निर्देश के अनुसार कृषि के क्षेत्र में भी उसका उपयोग हो, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने भी अपना SOP जारी कर दिया है।
ड्रोन का इस्तेमाल करके अगर किसान पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है, फर्टिलाइजर का छिड़काव करता है, तो निश्चित रूप से एक तो फायदा ये होगा कि जितनी जरूरत है और जितने क्षेत्र में छिड़काव होना है तो जरूरत के हिसाब से ही होगा। अभी जब मैनुअली वो करता है तो कई प्रकार से थोड़ा बर्बाद भी हो जाता है, इधर उधर छिड़क जाता है। तो एक तो उसकी मात्रा निर्धारित होगी, उतनी ही मात्रा में छिड़काव होगा। दूसरा क्या है, पेस्टिसाइड मतलब जहरीले भी होते हैं और मानव शरीर पर भी जब वो गिरता है तो उसका कुछ न कुछ तो दुर्भाव मानव शरीर पर होता ही है। लेकिन सामान्य तौर पर किसान मजबूत होता है, उसको ध्यान नहीं देता है तो इसके कारण झेल जाता है, लेकिन बाद में किसी बीमारी के रूप में वो निकल भी रहा है तो उसे मालूम ही नहीं पड़ता पेस्टिसाइड के कारण ये बीमारी मुझको हुई है। तो मनुष्य के शरीर पर भी जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बचा जा सकेगा। और जब ड्रोन के माध्यम से हम छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से समय भी कम लगेगा और उसकी बचत भी होगी और जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही उसका उपयोग होगा। मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। चूंकि भारत अब G20 का अध्यक्ष है और लगभग एक साल तक देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो कृषि मंत्रालय इस दिशा में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है या फिर करेगा? G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास है। यह समूचे भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रालयों को कहा है कि भारत का और गौरव बढ़ाने के लिए हम G20 के प्लेटफॉर्म का कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस दिशा में सबको योजना बनाना चाहिए और काम करना चाहिए। G20 के जो कार्यक्रम हैं वो G20 सेक्रेटरीट के द्वारा निर्धारित रहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं होते। लेकिन लगभग मुझे लगता है कि देश भर में 56 कार्यक्रम होंगे। पहले इस प्रकार की समिट या कोई कार्यक्रम होता था तो वो दिल्ली तक सीमित हो जाते थे, क्योंकि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बाकी सब सुविधाएं भी हैं। तो आदमी दिल्ली आता था तो दिल्ली से ज्यादा वो आगरा या जोधपुर तक कुछ भारत के क्षेत्रों को देख पाता था। इस बार देश में इसे विकेंद्रित किया गया है और अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम देश भर में होंगे। तो मैं समझता हूं G20 के माध्यम से दुनिया के 20 देशों के जो प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, वो भारत आएंगे तो निश्चित रूप से भारत को नजदीक से देखेंगे भी, भारत के पर्यटन को भी देखेंगे, भारत के आध्यात्मिक स्थलों को भी देखेंगे, भारत की टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे, भारत के कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी देखेंगे और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है इस बात को वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर जान सकेंगे। तो निश्चित रूप से इसकी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कृषि मंत्रालय भी जो निर्धारित कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को उपयुक्त स्थानों का चयन करके उनको ठीक प्रकार से हम उपयोग कर सकें और उनको ठीक प्रकार से आयोजित कर सकें, इस मामले में काम कर रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।